अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा अकाउंटिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है। यूजर का मतलब है कि जो भी हमने अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग की है उसको कौन कौन यूज करेगा। तो अकाउंटिंग में दो यूजर्स माने जाते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस के अंदर हैं और जो हमारे बिजनेस को बहुत ही थोड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है और ये बिजनेस से बाहर होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में अगर हम देखें, फर्स्ट वन इज ओनर्स। ओनर्स का मतलब होता है कि जो कंपनीज में या बिजनेस में पैसा लगाते हैं उनको ओनर्स कहा जाता है। तो ओनर्स हमारे बिजनेस को किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आशय हम यहाँ से लेते हैं कि हमने कितनी कैपिटल लगाई है, मतलब कि ओनर ने कितनी कैपिटल लगाई है और वो मैनेजमेंट से कितना रिटर्न चाहता है। कि मान लिया 1 लाख कैपिटल लगाकर अगर आप 1 लाख से कम कमाते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए लगाकर हम 5 लाख रुपए कमाते हैं तो इसका मतलब हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग अलग तरीके के डिसीजन लेता है, उन डिसीजंस के आधार पर ही हमारा बिजनेस चलता है और अकाउंटिंग में वो डिसीजन बहुत ही बेनिफिट्स देते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं वो लोग अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारे बिजनेस को रिटर्न अच्छा मिलेगा, अगर वो ही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत ही जल्दी बंद हो सकता है। तो इसका मतलब एक बिजनेस को एम्प्लॉइज का, मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना चाहिए, एक ओनर को उसका प्रॉफिट देना चाहिए, एक एम्प्लॉय को उसकी वेजेस देनी चाहिए, सैलरी देनी चाहिए और मैनेजमेंट को भी उसका रेम्यूनरेशन टाइम पर मिलना चाहिए। मानकर चलते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो क्यों अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हमें इसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर उन एम्प्लॉइज को सैलरी में कोई दिक्कत है, मान लिया उनको सैलरी कम दी जा रही है, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस से कहीं और चले जाते हैं तो इससे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है बिजनेस जिन लोगों से उधार लेता है, जिन लोगों से पैसा लेता है, उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। अगर हमारे बिजनेस में एक टाइम पर प्रॉफिट नहीं हुआ और हम उनको पैसा देने में असक्षम होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रेडिटर्स कोर्ट में जाकर हमारे खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। तो इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इनको एक्सटर्नल यूजर्स में रखा गया है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक। पब्लिक हमारे बिजनेस को या अकाउंटिंग को कैसे इफेक्ट कर सकती है। पब्लिक का मतलब है कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, मान लिया हमने बिजनेस सेटअप किया है, अगर हमारा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है तो पब्लिक इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और हमारे बिजनेस को बंद भी करवा सकती है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बहुत तरीके की पॉलिसीज आती है, अगर बिजनेस उन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को बंद करवा सकती है। मान लिया कि पॉल्यूशन के रिगार्डिंग अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, कंपनी से रिलेटेड अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, एम्प्लॉइज से रिलेटेड अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। अगर हमारा बिजनेस इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को ज़्यादा दिन नहीं चलने देगी। अब हम आते हैं, हमने अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम देखते हैं कि जो भी हमने अकाउंटिंग पढ़ी है उसके एडवांटेज क्या हैं, फायदे क्या हैं। हर चीज़ के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इट्स एडवांटेजेस। हेल्पफुल इन प्लानिंग। जो अकाउंटिंग है वो प्लानिंग में हेल्पफुल कैसे है। अब मान लिया हम कोई भी प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास उतना फंड है या नहीं है। मान लिया हमें नया प्लांट लगाना है, नई मशीनरी लगानी है, तो हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। फिर हम अपनी अकाउंटिंग में, अपनी रिपोर्टिंग में ये देखते हैं कि बाकी सबको पे करने के बाद क्या हमारे पास इतना पैसा बचता है, क्या हमारे फंड्स इतने एक्स्ट्रा हैं कि हम वो प्लांट लगा सकें, हम वो मशीनरी लगा सकें।
हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। अगर हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो हम अपनी अकाउंटिंग में देखते हैं कि क्या गलती हुई है। अगर हम देखें कि हमारे नेट प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, अगर हमने देखा कि नेट प्रॉफिट्स में कोई कमी नहीं है, अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा टर्नओवर है, जो हमारी सेल्स है, वो अच्छी नहीं आ रही है, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगी? वो हमें अकाउंटिंग से पता चलेगी। अकाउंटिंग से पता चलने के बाद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग हेल्प करता है कंट्रोलिंग में। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अगर हमें लोन चाहिए, एक बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे काम करना होता है, इस बड़े लेवल पर काम करने के लिए बहुत सारी कैपिटल, बहुत सारा पैसा हमें चाहिए, तो उस पैसे को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उस पैसे को ले सकते हैं या किसी बैंक से उस पैसे को ले सकते हैं। तो बैंक भी क्या हमें दे देगा वो पैसा? नहीं, वो पहले क्या देखेगा? वो पहले हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देखेगा। अगर हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में लगातार प्रॉफिट्स आते जा रहे हैं तो ही वो हमें लोन्स प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो हमें लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। बैंक भी ये देखता है कि ये बिजनेस जो है वो हमें हमारा पैसा वापस कर सकता है या नहीं कर सकता, वो हमें इस पैसे पर ब्याज दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर वो ब्याज देने में, अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट देने में सक्षम है तो ही बैंक उसको लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग से हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड पता चलता है कि क्या हमारे पास आया है, क्या हमारे पास से गया है, कितना हमें किसी को देना है और कितना पैसा या कितने फंड्स हमें किसी से लेने हैं, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो हम वहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमें कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। मान लिया कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो है प्रॉफिट्स लगातार होते जा रहे हैं, अगर हमने 3-4 सालों की अकाउंटिंग की हुई है तो ही हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन हमने आज ही अकाउंटिंग की, इससे पहले हमने अकाउंटिंग नहीं की, तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे? हम कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पिछले सालों की अकाउंटिंग ना हो। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव स्टडी। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि अगर हमें कंपैरिजन करना है अपना पिछले सालों के साथ, मान लिया इस साल का पिछले सालों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर अपनी जो स्टडी है, अपनी जो अकाउंटिंग है उसको कॉम्पिटिटर्स की जो अकाउंटिंग है उनके साथ स्टडी कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो हमसे अच्छा परफॉर्म अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम फिर अपनी अकाउंटिंग को कॉम्पिटिटर्स की अकाउंटिंग के साथ मैच करते हैं। उनकी जो सेल्स का टर्नओवर है वो 100 करोड़ है और हमारी जो सेल्स का टर्नओवर है वो कितना है? 70 करोड़ है। तो हमें यहीं से ही पता चल गया कि जो 30 करोड़ का डिफरेंस है वो ही हमें इफेक्ट कर रहा है। तो इससे हमें कंपैरिजन पता चल जाता है, कंपैरिजन मिल जाता है और उस कंपैरिजन को देखकर ही हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अभी बताया कि अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी जरूर मिलेंगे। तो आइए अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो इसका मतलब हुआ कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसी कंसेप्ट पे, वो किसी रूल रेगुलेशन पे, कन्वेंशन पर बेस है, और जो वो रूल रेगुलेशन कन्वेंशन कंसेप्ट है वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, जिनको अभी तक बदला नहीं गया है। अगर हम इतनी पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर डालेंगे, जिससे हमारी अकाउंटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होती है। मान लिया हमने आज कोई मशीनरी 5 लाख रुपए की खरीदी है और हम उसकी अकाउंटिंग 5 साल तक लगातार करते रहते हैं और 5वें साल में भी हमें वो 5 लाख की ही दिखानी पड़ेगी, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को नहीं दिखा सकते। इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट की वजह से अकाउंटिंग ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट देख रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि इस मशीनरी की कॉस्ट 5 साल पहले इतनी थी तो अब कितनी है। तो इसके लिए हमें दिखाना चाहिए कि उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी और अब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू उसकी कितनी रह गई है। नेक्स्ट वन इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। तो इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विंडो ड्रेसिंग क्या है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है फरेब। फरेब का मतलब होता है कि आप झूठे दिखावे करके
आप अपनी अकाउंटिंग को शो कर रहे हो, मान लिया कि अगर हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करनी है एक टैक्स अथॉरिटी के लिए, तो हम उसमें अपनी इनकम कम दिखा रहे हैं, हम अपने उसमें प्रॉफिट्स कम दिखा रहे हैं ताकि हमें कम टैक्स पे करना पड़े। लेकिन वही रिपोर्ट अगर बैंक में जमा कराने के लिए दी जाए, क्योंकि हमें लोन चाहिए, तो बैंक हमें लोन तभी देगा जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, तब हम उस प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं ताकि हमें बैंक लोन दे सके। एक ही अकाउंटिंग को हम दो तरीके से यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम फ्रॉड कर रहे हैं, हम विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पैसा प्राप्त करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को बहुत हाई दिखाती है ताकि उनको मार्केट से लोन मिल सके, लेकिन इनकम टैक्स से बचने के लिए वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाती है, अपने बिजनेस को लॉस में दिखाती है ताकि उनको इनकम टैक्स पे ना करना पड़े। नेक्स्ट वन इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, बता चुके हैं कि इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव जो मनी की टर्म में है, मनी की ट्रांजैक्शन जो है उसी को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो मनी की ट्रांजैक्शन नहीं है उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम करंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कोरोना की वजह से जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनको लॉस हुआ है, लेकिन वो अपनी अकाउंटिंग में इस चीज़ को नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो इसको मेजर नहीं कर सकते, वो इसको मनी में नहीं बता सकते कि उनको कितने रुपीस का लॉस हुआ है। इसलिए सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म को, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही इंक्लूड किया जाता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक मैनेजर है जो हमारे बिजनेस में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और किसी बात की बिगड़ने की वजह से वो हमारे बिजनेस को छोड़कर चला गया है, जिस वजह से अच्छे डिसीजन मेकिंग, अच्छी प्लानिंग ना होने की वजह से वो बिजनेस खतरे में पड़ गया है। उस बिजनेस में लगातार लॉसेस होते जा रहे हैं। अब जो वो लॉस हुए हैं वो उस मैनेजर के जाने की वजह से हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते या एक्यूरेट नहीं बता सकते कि हमें उस मैनेजर के जाने की वजह से, एक जो क्वालिटेटिव टर्म थी मैनेजमेंट, उसके जाने की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, उसको इसमें इंक्लूड अकाउंटिंग में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। अकाउंटिंग जो भी व्यक्ति करता है उसमें पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर थोड़ा बहुत करना पड़ता है हमें अकाउंटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे मान लिया हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, एक कंपनी डेप्रिसिएशन फर्स्ट मेथड से लगाती है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाती है, और दूसरी कंपनी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। अगर हम उन दोनों कंपनी का डेटा कंपेयर करने चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसका डेटा कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक मेथड्स ही सेम नहीं है तब तक हम डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते, रिपोर्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मैनेजर था, जो भी अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार कर रहा था, उसने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर एक ने तो फर्स्ट मेथड यूज किया और दूसरे ने सेकंड मेथड यूज किया, जिसकी वजह से हमारी जो अकाउंटिंग है वो रिलायबल नहीं कही जा सकती। तो यहाँ तक हमने डिसएडवांटेजेस देखे। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब है कि कैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है और वापस से वो प्रोसेस घूमकर ट्रांजैक्शन पे ही आ जाती है। तो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलती है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उनको अलग करते हैं। जो मॉनेटरी टर्म्स में है सिर्फ अकाउंटिंग में उसी को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जो क्वालिटेटिव टर्म्स में है उसको छोड़ दिया जाता है। उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाई जाती है जिसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, अगर हम जर्नल नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब जो छोटी कंपनीज है वो जर्नल बनाती हैं और जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही हैं उनकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो अलग अलग बुक्स प्रिपेयर करती हैं। जैसे कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए सेल्स बुक, परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए परचेज बुक, बीआर और बीपी, और जो बाकी बच जाती हैं वो जर्नल प्रॉपर में। तो इसी तरीके से बड़ी कंपनीज जो हैं वो
ओरिजिनल बुक्स तैयार करती हैं, जो छोटी कंपनीज हैं वो जर्नल तैयार करती हैं, और दोनों को करने के बाद ही हम किस पर पहुंचते हैं, लेजर पर। जो यहाँ पे हमने अलग अलग एंट्रीज बनाई हैं, अलग अलग अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं, उनको यहाँ पे दिखाया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया गया, राम का अकाउंट बनाया गया, यहाँ पे एंट्री हो गई, एक चीज डेबिट और दूसरी चीज क्रेडिट हो गई। लेकिन हमने लेजर में देखा तो राम का अलग अकाउंट बनेगा, राम ने किससे परचेज किया है, किसको सेल किया है, ये सारा किसमें दिखाया जाएगा, लेजर में दिखाया जाएगा। उसके बाद लेजर से जो बैलेंस निकाला जाता है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में हम वो सारा बैलेंस देखते हैं जो हमने लेजर से तैयार किया था। ट्रायल बैलेंस के बाद या ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के बाद सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसमें फैक्ट्री से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड खर्चे आते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स आती हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। बैलेंस शीट, उसके बेसिस पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट में हम ये दिखाते हैं कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। और ये सारी चीजें दिखाने के बाद हमारी फिर से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आ जाती है और फिर से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा यूजर्स क्या है हमारे अकाउंटिंग के, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी कंपनी के अंदर ही होते हैं। एक्सटर्नल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंपनी से बाहर होते हैं। फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कि हम प्लानिंग में हेल्प मिलती है, कंट्रोलिंग में मिलती है, हम लोन ले सकते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमें मिलता है, हम कंपैरेटिव स्टडीज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में हमने देखा कि पुराने कंसेप्ट्स के बेसिस पे है इसलिए अकाउंटिंग अच्छी नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है, विंडो ड्रेसिंग का ज़्यादा यूज होता है, क्वालिटेटिव डेटा जो है उसको छोड़ दिया जाता है, और मेन पॉइंट इसका पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर हमारी अकाउंटिंग रिलायबल नहीं होती है। ये हमें डिसएडवांटेजेस में पता चला। एंड लास्ट वन इज अकाउंटिंग साइकिल, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल से जो भी हमें डेटा मिलता है उसके बेसिस पर सभी के अलग अलग अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं लेजर में। लेजर से जो हमें बैलेंस मिलता है उसको ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस के आधार पर दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और फिर से यही प्रोसेस चलती रहती है। ये हमारी ओरिजिनल बुक्स हैं जिनको बड़ी कंपनीज तैयार करती हैं। थैंक यू।